हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइजर। तो आज हम 19 जनवरी का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। इफ़ यू आर लाइकिंग दिस एनालिसिस देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ है आईएनएस रणवीर। आईएनएस रणवीर ओल्डेस्ट वॉरशिप है इन द नेवी। ये सोवियत एरा का डिस्ट्रॉयर है, तो सोवियत यूनियन के टाइम का डिस्ट्रॉयर है और इसको कमीशन किया गया था अप्रैल 1986 में। नेक्स्ट न्यूज़ पर हम चलते हैं। यहाँ पर अंतरिक्ष कॉरपोरेशन की बात की गई है। अंतरिक्ष कॉरपोरेशन गवर्नमेंट ओन्ड है और ये इसरो की कमर्शियल आर्म है। बाकी देवास मल्टीमीडिया के साथ क्या ऑफर हुआ था और क्या डील थी वो सब हम डिस्कस नहीं करेंगे। बस आपको ये पता होना चाहिए अंतरिक्ष कॉरपोरेशन क्या है, तो गवर्नमेंट ओन्ड कमर्शियल आर्म ऑफ द इसरो। अब हम आगे चलते हैं। इस पेज पर कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं। इस बार 26 जनवरी के लिए कोई भी चीफ गेस्ट नहीं होगा, कोई भी फॉरेन डिग्नेटरी चीफ गेस्ट नहीं होगा क्योंकि कोविड चल रहा है, जिसकी वजह से कोई भी यहाँ पर फॉरेन डिग्नेटरीज नहीं आ रहे हैं। 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ आने वाले थे लेकिन अब वो नहीं आ रहे हैं। जनवरी 23 को सेलिब्रेट किया जाता है एस पराक्रम दिवस, क्योंकि इसी दिन नेताजी का बर्थडे होता है। बाकी जनवरी 23 जो कि इस साल सुभाष चंद्र बोस की 125th बर्थ एनिवर्सरी है और यहाँ पर ऑनर भी किया जाएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। तो बेसिकली यहाँ पर डिज़ास्टर के लिए यहाँ पर पुरस्कार दिए जाएंगे। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार एट अ स्पेशल इवेंट इन न्यू दिल्ली। आगे हम चलते हैं। चेंज टू आईएएस रूल्स विल अफेक्ट स्टेट्स। अब क्या यहाँ पर प्रपोज चेंजेस हैं टू आईएएस काडर रूल्स 1954, वो हम देखते हैं। तो चेंज यही है रूल में। Central government in proposing such amendment to the cadre rules which unilaterally mandates the state government to make such number of officers available for deputation as prescribed under central deputation reserve। तो यहाँ पर central deputation reserve में जितने भी officers की ज़रूरत होगी वो यहाँ पर state government को देने पड़ेंगे। तो which unilaterally mandates the state government to make such number of officers available for deputation as prescribed under central deputation reserve। तो इसकी वजह से जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, आईएएस ऑफिसर सेंट्रल डेपुटेशन पे जैसे दिए जाते हैं वो चेंज हो जाएगा। तो यही बात बोली गई है बाय द ममता बनर्जी कि इसकी वजह से जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है वो अंडरमाइन होगा। बनर्जी रोड बाय इंसिस्टिंग ऑन ऑफिसर्स टू बी मेड अवेलेबल फॉर डेपुटेशन, यहाँ पर जो स्टेट है उसमें ऑफिसर्स की कमी हो जाएगी। एज पर द प्रेजेंट गाइडलाइंस द सेंटर ऑफर एवरी ईयर। अब प्रेजेंट में कैसे होता है सेंट्रल डेपुटेशन, तो प्रेजेंट में अभी देखा जाए तो सिस्टम ये है, जो सेंटर है वो हर साल स्टेट्स को बोलता है कि आप एक ऑफर लिस्ट बताओ ऑफिसर्स की फ्रॉम द ऑल इंडियन सर्विसेज, जिसमें आईएएस आईपीएस और आईएफएस होता है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस होता है काडर, हु आर विलिंग टू गो ऑन ए सेंट्रल डेपुटेशन। उसके बाद यहाँ पर जो सेंटर है वो ऑफिसर्स को सेलेक्ट करता है। लेकिन इन रूल्स में चेंज करने की बात की गई है, जिसमें यहाँ पर सेंटर के पास यूनिलेटरली पावर आ जाएगी कि उनको जितने भी सेंट्रल डेपुटेशन में ज़रूरत है वो स्टेट से बोल सकते हैं और स्टेट को यहाँ पर प्रोवाइड कराना ही पड़ेगा। आगे चलते हैं हम। ये हम डील नहीं डिस्कस करेंगे, देवास डील एंड इट्स आफ्टरमैथ। अब हेल्थ मिनिस्ट्री ने सुप्रीम कोर्ट को ये बोला था कि इंडिया में किसी भी पर्सन को फोर्स नहीं किया जा सकता है वैक्सीनेशन लेने के लिए अगेंस्ट देयर विशेस, और इसके अलावा कहीं जाने के लिए यहाँ पर कोई वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। तो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट किसी भी सर्विस को अवेल कराने के लिए यहाँ पर मैंडेटरी नहीं है। लेकिन अगर हम बाकी कंट्रीज़ में देखें तो ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ऑस्ट्रिया, फेब्रुवरी ऑनवर्ड वैक्सीन्स विल बी मैंडेटरी फॉर एवरीवन एज 49 ओल्डर। तो यहाँ पर लोगों की कंसेंट की ज़रूरत नहीं है, वैक्सीन को मैंडेटरी कर दिया गया है। सिर्फ एग्जाम्पशंस दिए गए हैं, वो भी प्रेग्नेंट वुमेन या किसी मेडिकल रीज़न की वजह से। इसके अलावा लोगों को यहाँ पर उनके ऊपर जो फाइन है वो भी लगाया जा सकता है। द मैंडेट हैज़ फेस्ड वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट। फ्रांस में भी ऐसा ही कुछ देखा गया है, जिसमें अनवैक्सीनेटेड लोगों को बार्स में नहीं जाने दिया जा रहा है, रेस्टोरेंट्स में नहीं जाने दिया जा रहा है। लेकिन इंडिया ने क्लियर कर दिया है कि नो पर्सन कैन बी फोर्स टू बी वैक्सीनेटेड अगेंस्ट देयर विशेस। अब ग्रेट रेजिग्नेशन क्या है, तो कोविड-19 के बाद देखा गया है कि बहुत सारे लोग बल्क में रेजिग्नेशन दे रहे थे। अब उसका क्या रीज़न है? 1 year later, however, as the workforce experienced a collective burnout। अब एक कलेक्टिव बर्नआउट हुआ है जिसकी वजह से लोग जो हैं वो रेजिग्नेशन दे रहे हैं। अब कलेक्टिव बर्नआउट का हम रीज़न भी देखेंगे कि क्या है। The way forward, the study found that people experience burnout due to lack of the opportunity to try something new। तो उनकी जो जॉब है वो बहुत सिमिलर सी ही है, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान हो गए, उन्हें कुछ भी नया ट्राई करने को नहीं मिलता है। When employees are offered new jobs at their companies, ऐसा देखा गया कि एम्प्लॉयज़ को उनकी कंपनी में कोई दूसरी जॉब दी गई, कोई नया काम दिया गया, तो 12% वो लेस लाइकली है कि वो यहाँ पर रेजिग्नेशन दें। इंटरनेशनल पोस्टिंग्स आर ऑल्सो अ बिग इंसेंटिव, क्योंकि इंटरनेशनल पोस्टिंग्स में नए एक्सपीरियंसेस मिलते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर लोग इसीलिए रेजिग्नेशन दे रहे हैं क्योंकि उनको नए तरीके के काम करने को नहीं मिल रहे हैं। द स्टडी ऑल्सो फाउंड दैट कंपनीज दैट हैव अ हेल्दी वर्क कल्चर आर लेस लाइकली टू लूज एम्प्लॉयज। क्रिएटिंग अ बेटर वर्क प्लेस इंक्लूड्स होस्टिंग
मोर कॉरपोरेट सोशल इवेंट्स, तो जहाँ पर ज़्यादा सोशल इवेंट्स होते हैं, एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा बेनिफिट्स दिए जाते हैं, जैसे कि हैप्पी आवर्स, उनको एक्सकर्शन के लिए इनवाइट किया जाता है, तो वहाँ पर रेजिग्नेशन कम देखने को मिला। तो बेसिकली लोग अगर कम बर्नआउट होंगे तो उनके रेजिग्नेशन के चांसेस कम है। ये द ग्रेट रेजिग्नेशन में इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं एक बार। यहाँ पर बाजवा डॉक्ट्रिन बताई गई है कि बाजवा डॉक्ट्रिन क्या है। द बाजवा डॉक्ट्रिन एम्फेसाइजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ रीस्टोरिंग पीस। तो यहाँ पर पहले बात की गई है जो पाकिस्तान में इंटरनल इंसर्जेंसीज है उसको ख़त्म करना है। तो बाजवा डॉक्ट्रिन का पहला जो पॉइंट ये है कि इंटरनल इंसर्जेंसीज को ख़त्म करना है। दूसरी बात यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ को रिवाइव करना है। तीसरी बात जो नेबर्स हैं उनके साथ रिकंसाइल करना है, जिसमें इंडिया भी आता है। यूएस के साथ जो टाइज है उसको रीबिल्ड करना है और चाइना और यूएस के बीच में एक बैलेंस मेंटेन करके रखना है। तो रीबिल्डिंग टाइज विद द यूएस विदाउट अबेंडनिंग द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद चाइना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यूएस और चाइना के साथ जो इनकी रिलेशनशिप है उसको ये लोग बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। द नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी हमने डिस्कस कर लिया कि नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी क्या है। अब इसमें यह भी बताया गया है कि पाकिस्तान में हमेशा से जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसने बैकसीट क्यों ली। जैसे कि कल हमने आर्टिकल में डिस्कस किया था 1990s में जब इंडिया के पास इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी तो इंडिया ने उसके बाद एक इमर्जिंग इकॉनमी बन के उभरा। ऐसे ही हमने बांग्लादेश में देखा, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं हो पाया। उसका एक रीज़न ये है कि पाकिस्तान में मिलिट्री के पास पावर बहुत ज़्यादा है। तो वन रीज़न डेवलपमेंट टुक अ बैक सीट टू सिक्योरिटी इन पाकिस्तान इज़ द पॉलिटिकल डोमिनेंस ऑफ द आर्मी दैट कॉर्नर्ड मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिक रिसोर्सेज। तो इनकी जो आर्मी है वो ये इस बात पे कि इंडिया के साथ थ्रेट है, हमें ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत है, वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक रिसोर्सेज को साइडलाइन कर लेते हैं। तो इवन इफ द आर्मी सीट सम ग्राउंड कैन इट क्रैक द इकोनॉमिक स्ट्रेंगल होल्ड ऑफ द स्मॉल बट इंट्रेंच्ड रेंटियर क्लास। पाकिस्तान हैज़ गॉन टू द IMF मोर देन 20 टाइम्स। पाकिस्तान 20 बार IMF जा चुका है, लेकिन आज तक यहाँ पर पाकिस्तान की इकॉनमी में स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं हो पाए हैं। तो उसका रीज़न ये है जो पॉलिटिकल डोमिनेंस है वो आर्मी के पास है, जिसकी वजह से जो आर्मी है वो सारे रिसोर्सेज अपने तरफ कॉर्नर कर लेती है। लॉस्ट इन पंजाब। अब पंजाब में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या ये यहाँ पर ऑथर ने बताई है। तो बट इन पंजाब द मेन चैलेंज फॉर पॉलिटिकल पार्टीज लाइज एल्सवेयर। द स्टेट में बहुत सारी क्राइसिस स्टेट ने यहाँ पर सफ़र की हैं। अभी जस्ट यहाँ पर थोड़े टाइम पहले फार्मर्स मूवमेंट हुआ था जिसमें बात की गई थी जो तीनों फार्मर्स एक्ट है उनको वापस लिया जाए। वो एक्ट वापस ले भी लिए गए। अब उसके बाद से यहाँ पर फार्मर्स को ये लगने लग गया जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो कभी उनके कंसर्न्स के ऊपर ध्यान देंगी ही नहीं। तो ये जो माइंडसेट है फार्मर्स में कि उनको ऐसा लगता है कि उनके कभी भी जो उनके कंसर्न्स हैं उनको कभी देखा नहीं जाएगा, तो ये माइंडसेट दूर करने की ज़रूरत है। तो सेंटर्स लॉज सॉट टू रीशेप फार्म पॉलिसीज़ बाई रीसेटिंग रिलेशंस बिटवीन फार्मर्स प्रोक्योरमेंट एजेंसीज एंड द स्टेट। तो यहाँ पर बेसिकली रिफॉर्म की बात की गई थी, लेकिन उन रिफॉर्म्स के लिए फार्मर्स ही कन्विंस नहीं थे। तो फार्मर्स को कन्विंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दे वर अ रिस्पॉन्स टू द नीड टू ब्रेक द स्टैंड स्टिल इन एग्रीकल्चर बट एज फार्म यूनियंस मोबिलाइज्ड विद इन द स्टेट एंड ऑन डेली बॉर्डर्स एंड सपोर्ट फ्लोड इन फ्रॉम वेरियस सेक्शंस ऑफ पंजाब। इसके बाद यहाँ पर देखा गया जो जिन्होंने फार्म प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया तो उन्होंने अपनी एक पार्टी बना ली है। वो उन्होंने इसीलिए पार्टी बनाई है क्योंकि उनको ये लगता है जो उनके कंसर्न्स हैं वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी समझ ही नहीं सकते। तो दिस सिनेसिज्म मस्ट बी एड्रेस्ड बाय द पॉलिटिकल इलेक्टोरल प्रोसेस। तो बेसिकली ऑप्शन ने यही बोला है, फार्मर्स को अगर ये लग रहा है कि उनके कंसर्न्स यहाँ पर मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं दूर कर सकते हैं तो उसके लिए ये चीज़ समझाने की ज़रूरत है, फार्मर्स को कन्विंस करने की ज़रूरत है कि यहाँ पर एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है अगर हमें स्टैंड स्टिल से बाहर आना है। तो इट कांट बी अलाउड टू ग्रो स्पेशली इन अ बॉर्डर स्टेट दैट स्टिल कैरीज द स्कार्स ऑफ द डेकेड लॉस टू टेररिज्म इन द 1980s 90s। तो पंजाब में एक पूरा डेकेड टेररिज्म में चला गया। पंजाब लार्ज पब्लिक डेट, बलूनिंग अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत ज़्यादा डेट है पंजाब के ऊपर, अनएम्प्लॉयमेंट उससे भी ज़्यादा है, फार्म डिस्ट्रेस है, ड्रग इश्यूज़ हैं, रिलीजियसिटी का यहाँ पर मैटर है। तो ये सब देखने की ज़रूरत है। इसके लिए जो पंजाब है, पंजाब को इन सारी चीज़ों से बाहर आकर अनएम्प्लॉयमेंट दूर करने की ज़रूरत है, जो डेट। अब हम नेक्स्ट आर्टिकल डिस्कस करेंगे द राइज ऑफ द इंडियन माइग्रेंट। बेसिकली इस आर्टिकल में ये बताया है कि जब इंडियंस यहाँ पर USA में जाते हैं या फिर यूरोप में जाते हैं तो वहाँ पर वो जो नेटिव्स हैं उनको भी आउट परफॉर्म कर देते हैं। फॉर एग्जांपल बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज़ के आपको CEOs इंडियंस मिल जाएंगे, लेकिन इंडिया में वो इंडियंस अच्छा परफॉर्म क्यों नहीं कर पाते हैं। तो ऑथर ने बेसिकली उसके ही रीज़न बताए हैं। तो व्हाट स्ट्रक मी वाज द डिस्क्रिपेंसी बिटवीन अ फ्यू मिलियन इंडियंस डूइंग सो वेल अब्रॉड द मोस्ट सेलिब्रेटेड ऑफ हुम वर टेकिंग देयर कंपनीज टू डिजीइंग हाइट्स। लेकिन अगर इंडिया में देखें तो इंडिया का काफ़ी ज़्यादा सोशल इंडिकेटर्स में जो इंडिया है वो काफ़ी नीचे रैंकिंग में आता है। अगर वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भी देखें तो इंडिया की रैंकिंग अलॉन्ग साइड अफगानिस्तान, साउथ सूडान या यमन है। इसका प्रिंसिपल्ड रीज़न जो ऑथर को मिला है वो ये है
कि ये जो कंट्रीज़ है वो यहाँ पर डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करते हैं। तो आई हैव कम टू कंक्लूड दैट द प्रिंसिपल रीज़न इंडियंस डू सो वेल व्हेन द माइग्रेट टू द वेस्ट हैज़ लेस टू डू विद देयर इंडियन हेरिटेज देन द वेज इन विच देयर अडॉप्टेड कंट्रीज़ हैव शेप्ड देयर सोसाइटीज़। तो ये जो कंट्रीज़ हैं ये क्या करते हैं बेसिकली, ये जो इनको वेलकम किया जाता है, इनका जो कल्चर है उसको यहाँ पर इंक्लूड करने की कोशिश की जाती है। तो आप बोलोगे तो इंडिया तो सबसे ज़्यादा डाइवर्स है, इंडिया सबसे ज़्यादा डाइवर्स है, लेकिन इंडिया जो है अब हाइपर नेशनलिज्म की तरफ धीरे धीरे जा रहा है। तो ऑफकोर्स इट वॉजेंट ऑलवेज लाइक दिस। अगर वेस्ट के नेशंस में भी देखें तो वो लोग हमेशा से डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट नहीं करते थे, वहाँ पर भी जेनोसाइड की हिस्ट्री रही है, स्लेवरी की हिस्ट्री रही है, कॉलोनियलिज्म, वाइट सुप्रीमेसी। तो ये सारी हिस्ट्रीज़ हमें यूएसए जैसे कंट्री में भी देखने को मिलती है, लेकिन बाद में उन्हें समझ आया कि मल्टी कल्चरलिज्म ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है और उनको यहाँ पर मल्टी कल्चरलिज्म को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए, जो कि वो लोग अब करते हैं। लेकिन इंडिया में देखें तो इंडिया जो है वो डाइवर्सिटी से पीछे हट रहा है, हम कम्युनिटीज़ में फॉल्ट लाइन्स ढूंढने लग गए हैं। तो बट दैट इंडिया नाउ सीम्स टू बी फेडिंग अवे एज द फॉल्ट लाइन्स बिटवीन कम्युनिटीज़ हुज एंसेस्ट्रीज एंड हिस्ट्रीज आर इनसेपरेबली इंटरट्वाइंड आर बीइंग इनएक्सोरेबली। तो बेसिकली जो डाइवर्सिटी है वो इंडिया से दूर हट रही है। जो इंडिया है, जो डाइवर्सिटी इंडिया का एक फ़ीचर है, कैसे वो सोसाइटी ह्यूमोजेनाइजेशन की तरफ जा रही है, मार्जिनलाइजेशन हो रहा है कम्युनिटीज़ का, फॉलिंग रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पर कम्युनिटीज़ का। तो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इंडिया में हेट और अदरिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है। जो हम डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करते थे वो अब हम डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं। तो हेट एंड अदरिंग विल एक्सटिंग्विश द फ्लिकर ऑफ होप फॉर अ यंग पीपल क्रेविंग फॉर अ कंट्री। तो जो यंग पीपल है वो उस नेशन को क्रेव करते हैं जहाँ पर डाइवर्सिटी हो, और यूएसए और वेस्ट जैसे जो कंट्रीज़ है वो यहाँ पर डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो कि इंडिया भी नहीं करता है। तो यही प्रॉब्लम बताई गई है इस आर्टिकल में। आगे हम चलते हैं। मेट्सोला बन गई है पार्लियामेंट की, ईयू पार्लियामेंट की प्रेसिडेंट, और ये यंगेस्ट प्रेसिडेंट हैं। तो रॉबर्टा मेट्सोला, अ क्रिश्चियन डेमोक्रेट फ्रॉम माल्टा, वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन यूनियंस पार्लियामेंट, और ये हो चुकी हैं यंगेस्ट प्रेसिडेंट। बाकी नेपाल्स का साउथ ईस्टर्न प्रोविंस टू, उसको रीनेम कर दिया गया है मध्य प्रदेश के नाम से, जिसकी कैपिटल होने वाली है जनकपुर। पाकिस्तान के जो नेक्स्ट चीफ जस्टिस है वो होंगे उमर आता बांदियाल। इंडोनेशिया ने एक लॉ पास किया है कि कैपिटल को शिफ्ट कर देंगे टू बोर्नियो जंगल ऑफ कालीमंटन ऑन बोर्नियो आइलैंड। तो बोर्नियो आइलैंड में एक जंगल है कालीमंटन, तो वहाँ पर कैपिटल को शिफ्ट कर देंगे। अब जकार्ता से क्यों कैपिटल को शिफ्ट करने की बात की जा रही है, उसका एक रीज़न ये है कि जकार्ता बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो चुका है। तो प्लान्स टू मूव द गवर्नमेंट अवे फ्रॉम जकार्ता, मेगा सिटी ऑफ 10 मिलियन पीपल दैट सफर्स फ्रॉम क्रोनिक कंजेशन, फ्लड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम है, इसीलिए ये स्टेप ये लोग ले रहे हैं। अब यहाँ पर यूनाइटेड अरब अमीरात की ऑयल फैसिलिटी के ऊपर यहाँ पर हाउदी रेबल्स ने अटैक कर दिया। तो यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी का यही कहना है, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल का, कि ड्रोन अटैक्स, इससे ये पता चला कि ड्रोन अटैक्स का गलत इस्तेमाल कैसे हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर ड्रोन को यूज़ किया गया था अटैक करने के लिए। बाकी उन्होंने यही बोला सारी पार्टीज़ को यहाँ पर रिस्ट्रेंट करना चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज़ का सल्यूशन यहाँ पर मिलिट्री इंगेजमेंट नहीं हो सकता है। बाकी यहाँ पर इसराइल ने बोला है कि हम हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे यूएई को टू डिफीट आर कॉमन एनिमीज़। तो यहाँ पर कॉमन एनिमीज़ वो हो गए हाउदी रेबल्स। श्रीलंका रिपेज $500 मिलियन फॉरेन सॉवरन बॉन्ड्स, और इसके अलावा श्रीलंका ने इंडिया से $500 मिलियन क्रेडिट लिया भी है। अब प्रॉब्लम यह है, जो इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज़ हैं उन्होंने डाउट एक्सप्रेस किया है जो आइलैंड की नेशन की एबिलिटी है ये लोन्स चुकाने की, तो वो बहुत ज़्यादा कम है, और ऐसे में इंडिया उन्हें लगातार लोन दे रहा है। तो द इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज हैड एक्सप्रेस डाउट्स ओवर द आइलैंड्स नेशंस एबिलिटी टू मीट इट्स इंटरनेशनल सॉवरन बॉन्ड पेमेंट्स ऑफ $1.5 बिलियन। तो लगता नहीं है कि ये जो भी इनके ऊपर ये कर्जा ये लोग दे पाएंगे, और ऐसे में इंडिया इनको लगातार लाइन ऑफ क्रेडिट दे रहा है। बाकी इस पेज पर कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। आई होप आपको आज का न्यूज़पेपर समझ आ गया हो। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।